प्रिय छात्रों, मैं बलराम शर्मा गणित विषय के प्रवक्ता, नवजीवन इंटर कॉलेज पटेरवा। छात्रों, आज हम 9वीं कक्षा के गणित विषय में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। छात्रों, इस चैप्टर में किन किन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की गणना करनी है, हम पहले उन आकृतियों के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी आकृतियां हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना है। दूसरा, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना है। तीसरा है बेलन। तो हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना है। इस बेलन में हमें दो तरह की संरचना यानी दो तरह की आकृतियां मिलेंगी। एक ठोस बेलन और दूसरा खोखला बेलन। फिर इसके बाद हमें शंकु के आयतन और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अध्ययन करना है। इसके बाद शंकु का छिन्नक किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। साथ ही साथ शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हमें अध्ययन करना है। और इसके बाद गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की गणना करनी है। गोले में हमें फिर जो है दो तरह की आकृतियां मिलेंगी। एक ठोस गोला तथा दूसरा जो है वह है खोखला गोला। हमें ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। साथ ही साथ खोखले गोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना है। इसमें हम अर्धगोले के बारे में भी जानेंगे कि ठोस गोले को जो हम बीच से यानी समान तल से काट देते हैं तो वह एक अर्धगोला होता है। उस अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जो है सूत्रों का अध्ययन करना है। तो हम इस चैप्टर में इन सभी बिंदुओं को एक एक करके पढ़ेंगे। तो छात्रों, हम इसमें से एक एक बिंदुओं को जानने से पहले हम यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि जो घन है वह किस आकृति से मिलकर बना है। तो घन जो है वह वर्ग से मिलकर बना होता है। साथ ही साथ घनाभ जो है वह आयत से मिलकर बना होता है तथा बेलन, शंकु का छिन्नक और गोला, ये जो आकृतियां हैं वह वृत्त से मिलकर बनी होती हैं, यानी सर्किल से मिलकर बनी होती हैं। छात्रों, घन की जो आकृति है वह
वर्ग की आकृति को सम्मिलित करने से प्राप्त होती है। घनाभ की जो आकृति है वह आयत की आकृति को सम्मिलित करने से प्राप्त होती है, अर्थात आयत के माध्यम से ही हम घनाभ की आकृति को बनाते हैं। वृत्त के माध्यम से ही हम शंकु, शंकु का चिन्ह, गोला, इन आकृतियों को भी हम, जैसे बेलन है, इन आकृतियों को भी हम क्या करते हैं, वृत्त के माध्यम से बना सकते हैं। अब इन सभी बिंदुओं को पढ़ने से पहले हमें वर्ग का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है कि वर्ग की आकृति कैसी होती है, वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आयत की आकृति किस प्रकार होती है, आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, और वृत्त की आकृति किस तरह की होती है, और वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। अब देखिए, हम सबसे पहले इन वर्ग, आयत और वृत्त के बारे में जानते हैं, और फिर इनके अध्ययन के बाद हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं? तो आपने 6, 7, 8 के क्लास में वर्ग का नाम अवश्य ही सुना होगा। यहाँ पर हम एक बार पुनः वर्ग की परिभाषा देते हुए वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन कराते हैं आपको, जिससे कि आपकी पुनरावृत्ति पुनः एक बार ठीक हो जाए। तो वर्ग जो है वह एक ऐसा चतुर्भुज होता है। देखिए, हमने एक चतुर्भुज बनाया, ये एक चतुर्भुज है। यहाँ पर हमने व्हाइट बोर्ड पर एक चतुर्भुज का निर्माण किया हुआ है। ये जो चतुर्भुज है ABCD, यह चतुर्भुज वर्ग कब बन जाएगा? तो हम इसकी परिभाषा देते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा इसके चारों कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इस चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। बताया गया कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा चारों कोण आपस में बराबर होते हैं, उस चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। अब इसमें ये जो वर्ग की BC, CD, AD और AB जो नाम हमने लिखा है, यह वर्ग की भुजाएं हैं। यहाँ देखिए, AB वर्ग की भुजा है, BC वर्ग की भुजा है, CD वर्ग की भुजा है और ये भी DA वर्ग की भुजा है, जो आपस में सभी क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि यह एक वर्ग है, तो इस वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको जो हम लाइनिंग कर रहे हैं यहाँ से, यह इस वर्ग की पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाती है। और इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान अगर हमें निकालना हो कि इस वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पर हम मान लें कि इस वर्ग की एक भुजा की लंबाई a है, तो आप जानते हैं कि यह एक वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होंगी, a होंगी। और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, अर्थात वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या वर्ग का क्षेत्रफल, यह कितना होता है भाई? तो लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात भुजा गुणे भुजा होता है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा गुणे भुजा होता है। तो यहाँ एक भुजा a है, तो दूसरी भुजा भी क्या होगी, a होगी। और a इंटू a होता है क्या, a स्क्वायर, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा a स्क्वायर। इस आकृति का जो क्षेत्रफल आया है वह a स्क्वायर होता है। और जो सूत्र होगा वह क्या होगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा या भुजा का वर्ग।
अब यहाँ पर जो मात्रक देगा, अर्थात जो लंबाई जिस मात्रक में नापी गई होगी वह वर्ग मात्रक होगा। वह क्या होगा भाई? वर्ग मात्रक। जैसे मान लीजिए कि अगर यह सेंटीमीटर में दी गई होगी तो वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे, अगर यह मीटर में दी गई होगी तो वर्ग मीटर कहेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये जो वर्ग की भुजा है वह जिस यूनिट यानी जिस मात्रक में इसकी मात्रा मापी गई होगी उसी का हम वर्ग मात्रक यहाँ लिखते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में ही होता है। अब देखिए इसके बाद हमें आयत के बारे में जानना है कि आयत किसे कहते हैं। तो हम आयत की भी एक आकृति यहाँ बनाते हैं और इसकी परिभाषा देते हैं कि यहाँ जैसे मान लीजिए कि हमने एक चतुर्भुज इस प्रकार बनाया। ये जो चतुर्भुज है ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, हम देख रहे हैं क्या कि इस ए बी सी डी में थोड़ा सा मैं इसको और अच्छा बना देता हूं। यहां पर ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। ए बी सी डी, ये जो चतुर्भुज है इस चतुर्भुज में हम देख रहे हैं कि इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं, तथा इसके भी चारों कोने आपस में क्या हैं? बराबर है। तो हम वर्ग के बाद पढ़ने जा रहे हैं क्या? आयत। आयत किसे कहते हैं? तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा इसके चारों कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो ये जो आकृति है वो क्या है? आयत है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं, और इसके चारों कोण भी आपस में क्या हैं? बराबर हैं। अब हमें इस आयत का भी क्षेत्रफल जानना है, कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो आयत की आकृति दिख रही है, इस आयत में ये जो BC है वो आयत की लंबाई होती है, तथा ये DC जो है वो आयत की चौड़ाई होती है। तो आयत में लंबाई और चौड़ाई का जब हम गुणनफल करते हैं तो इस आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? ज्ञात हो जाता है। अगर मान लें हम कि इस आयत की एक भुजा A है तो दूसरी भुजा B है, तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात A इंटू B। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल इस आकृति के लिए ज्ञात हुआ A इंटू B। इसका भी जो मात्रक होगा वह क्या होगा भाई? वर्ग मात्रक होगा, अर्थात यह जिसमें मापी गई होगी उसी का वर्ग मात्रक यहाँ लिखेंगे। अर्थात यदि सेंटीमीटर में मापी गई हो तो इसका भी मात्रक वर्ग सेंटीमीटर होगा, अगर मीटर में मापी गई हो तो वर्ग मीटर होगा। समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब यहाँ पर हमने आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तथा यहाँ पर इस आकृति में यदि हमने लंबाई को A माना, चौड़ाई को B माना, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ? लंबाई गुणे चौड़ाई। इस A और B के स्थान पर कोई भी संख्या यहाँ पर दी गई होती है, हम उस संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो इस आयत की पूरी क्षेत्रफल क्या हो जाती है? ज्ञात हो जाती है। बच्चों, अब हम इसके बाद वृत्त के बारे में जानना चाहते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं, इस वृत्त की आकृति कैसी होती है। यहाँ पर वृत्त अर्थात सर्किल, वृत्त की आकृति जो है
समतल में इस तरह की एक आकृति आप अवश्य देखते हैं, और जो ये आकृति है वह वृत्त है। यही जो आकृति है वो क्या है? वृत्त है। आपने इस बात को अवश्य ही कहीं ना कहीं देखा ही होगा। हम इसकी अभी परिभाषा देंगे, अभी इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे, लेकिन इस वृत्त के बारे में हम कुछ विशेष चीज़ों को जान लें कि वृत्त जो है वह 2 डायमेंशन पिक्चर होता है, अर्थात द्विविमीय आकृति होती है। वृत्त जो है वह क्या होता है भाई? 2 डायमेंशन पिक्चर होता है, द्विविमीय आकृति होती है। इस वृत्त को हम समतल पर बना सकते हैं, जबकि गोला जो होता है वह 3 डायमेंशन पिक्चर होता है, अर्थात 3 बीमी आकृति होती है। कहने का मतलब है कि गोला 3 बीमी आकृति होती है, जबकि वृत्त 2 यानी 2 बीमी आकृति होती है। इसमें जो है ये शर्त होती है कि यह समतल पर बनाया जा सकता है, जबकि हम गोले को समतल पर नहीं बना सकते हैं। गोला हमेशा 3 बीमी आकृति होने के कारण स्पेस में बनता है। जैसे आप फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल की गेंद वह एक गोला है। जैसे आप लोहे की कोई गोला छेपड़ जो करते हैं लोग, वह एक क्या है? गोला है। क्रिकेट की जो गेंद है वो भी क्या है? गोला है। यहाँ पर हम इस वृत्त की अब परिभाषा जानना चाहते हैं कि वृत्त की परिभाषा क्या होगी। तो हमने कहा कि वृत्त जो है 2 डायमेंशन पिक्चर होने के वजह से इसे हम समतल पर आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम वृत्त की परिभाषा देते हैं कि यहाँ पर समतल पर हमने एक कोई निश्चित बिंदु लिया, एक निश्चित बिंदु है, और इस निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित, यहाँ से जो डिस्टेंस हमने लिया, दूरी लिया, वही चारों तरफ उतना ही दूरी पर हमने बिंदुओं का एक बिंदुपथ लिया। बिंदुओं का एक बिंदुपथ लिया। देख लीजिए यहाँ पर बिंदुओं का हमने एक बिंदुपथ लिया है, और इस बिंदुपथ से जो आकृति निर्मित होती है, जो आकृति निर्मित होती है यानी जो आकृति बनती है, इस आकृति को हम वृत्त कहते हैं, तथा इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, और इस निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और इसकी अंग्रेजी चूंकि रेडियस होती है, इसलिए हम वृत्त की त्रिज्या को हमेशा r से प्रदर्शित भी करते हैं, और केंद्र को हम C या O से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा यहाँ बन के सामने आ चुकी है कि किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ से बनी आकृति वृत्त कहलाती है। या हम इसकी दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब यहाँ पर जो निश्चित दूरी थी वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, तथा जो निश्चित बिंदु है वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना, ये अगर मान लीजिए त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या का 2 गुना वृत्त का व्यास कहलाता है। AOB इस वृत्त का क्या है? व्यास कहलाता है। यानी वृत्त का जो व्यास होगा वह त्रिज्या की 2 गुने के क्या होता है? बराबर होता है। अब हम ये जो वृत्त है, इस वृत्त की जो यह पथ है, इस पथ को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। ये परिधि है। इस वृत्त की परिधि की परिभाषा भी आप इस प्रकार दे सकते हैं कि वृत्त के पथ के अनुदिश, मान लीजिए हम अनुदिश में इधर से भी चल सकते हैं, इधर से भी, तो वृत्त के पथ के अनुदिश एक चक्कर तय करने में, मान लीजिए हमने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुँच गए, तो ये एक चक्कर कहलाता है। तो बताया जा रहा है कि वृत्त के पथ के अनुदिश एक चक्कर तय करने में, एक चक्कर चलने में
तय की गई दूरी को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। बताया गया कि वृत्त के पथ के अनुदेश एक चक्कर चलने में जितनी दूरी तय की जाती है उसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। अब इस वृत्त की परिधि और व्यास में क्या संबंध होता है, हम थोड़ा सा इसे भी जान लेते हैं। साथ ही साथ इस वृत्त का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल निकालना भी इसी जो है परिधि और व्यास के संबंध को जानने के बाद हम जान लेते हैं। तो वृत्त की परिधि और व्यास में जो संबंध होता है वह एक अचर अनुपात का होता है, अर्थात परिधि बटा व्यास बराबर एक अचर अनुपात जो होता है। इस अचर अनुपात को हम पाई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। पाई जो है एक यूनानी भाषा है और इस पाई का मान जो होता है वह 22/7 या 3.14 के लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पर परिधि बटा व्यास एक अचर अनुपात होता है और इस अचर अनुपात को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं और पाई का जो मान होता है वो 22/7 या 3.14 के लगभग बराबर होता है। तो अब हम यहाँ से परिधि का मान निकालें तो परिधि बराबर क्या होगा भाई, पाई गुणे व्यास या पाई गुणे व्यास कितना है भाई 2r। तो ये हो गया क्या 2r, यहाँ पर 2 पाई r। तो परिधि की जो वैल्यू आई वह हमने देखा कि 2 पाई r के बराबर आया। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो उस वृत्त की जो परिधि होगी वह 2 पाई r के क्या होगी बराबर होगी, जहां r क्या है भाई वृत्त की त्रिज्या है। अब वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल यह जो होता है वह पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग होता है, अर्थात पाई गुणे r स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं क्या पाई r स्क्वायर। तो ये वृत्त का क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो उस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। तो अब आपने देखा कि हमने इन बिंदुओं को बताने से पहले ये जो घन, घना, बेलन, शंकु का छिन्नक, गोला, ये जो आकृतियां हैं ये किससे निर्मित होती हैं, तो वो हमने यहाँ पर देखा कि घन जो है वर्ग की आकृति से निर्मित होता है, आयत की आकृति से निर्मित होता है, वृत्त की आकृति से ये जो है निर्मित होते हैं बेलन, शंकु का छिन्नक और गोला। तो हम इसको जानने से पहले थोड़ा सा इस पर हमने चर्चा कर लिया कि वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, वृत्त किसे कहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। साथ ही साथ हमने ये भी जान लिया कि वृत्त की परिधि कितनी होती है। अब हम बात करेंगे कि घन किसे कहते हैं, क्योंकि यहीं से आपका सिलेबस शुरू होता है। तो हम सबसे पहले अब जानेंगे कि घन की आकृति किस प्रकार की होती है। तो आइए हम देखना चाहते हैं घन। हम इसकी एक आकृति यहां बनाते हैं। आप अवश्य ही घन की आकृति को देखे होंगे। इस आकृति को देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि घन की आकृति किस प्रकार की होती है। देख लीजिए, यहां पर हमने घन को व्हाइट बोर्ड पर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। हम यहाँ पर इस तरह की आकृति
को अवश्य ही देखा है। आप अक्सर खिलौने के रूप में जो ये क्यूब है, जो आप कलर उस पर रहा जो है कलर उस पर लगा होता है और उस कलर को आप जो है मैच करते हैं इस तरह घुमा घुमा के, तो वह जो आकृति है वह बिल्कुल क्या है, क्यूब है, अर्थात घन है। बच्चों, हम इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसे कोई अगर घन दिया हो तो उस घन के कितने पृष्ठ होते हैं, पहले हम इसके बारे में जानें कि देखिए घन का एक यह पृष्ठ है जो बिल्कुल यहाँ पर सामने दिख रहा है, और इतना ही बड़ा एक और पृष्ठ है जो इसके जस्ट क्या है, पीछे है। फिर एक पृष्ठ ऊपर है, एक पृष्ठ नीचे है, और एक पृष्ठ इधर है, एक पृष्ठ इधर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि घन की अगर बात की जाए तो घन में जो इसकी लंबाई होती है और जो इसकी यह चौड़ाई होती है और जो इसकी यह ऊंचाई होती है वह सब आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। कहने का मतलब ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर मान लें हम कि यह एक घन है जिसकी एक भुजा ए है, तो इसकी लंबाई अगर ये है तो चौड़ाई भी क्या होगी, ए होगी, और ऊंचाई भी क्या होगी, ए होगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि घन की लंबाई अगर ए है तो चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी क्या होगी, ए होगी। तो अब यह आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी इस बात को बताया था कि घन जो है वह वर्ग से निर्मित होता है, तो ये कैसे होता है वो चीज़ आपको मैं दिखा दूं। देख लीजिए, वर्ग में अभी आपने देखा कि लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर होती हैं। तो देख लीजिए यहाँ भी ये जो लंबाई है और ये जो चौड़ाई है ये आपस में क्या है, बराबर है, और ये एक जो है वर्ग है, और इस वर्ग की सहायता से ही इस घन का निर्माण हुआ है। देखिए एक पृष्ठ ये है सामने जो क्या है, वर्ग घन का एक पृष्ठ है, इसके जस्ट पीछे भी एक पृष्ठ है, ऊपर भी एक पृष्ठ है, नीचे भी एक पृष्ठ है, साइड में एक पृष्ठ है, और इस साइड में एक पृष्ठ है जो कि क्या है, एक वर्ग को प्रदर्शित करता है। यही कारण है कि घन जो है वह वर्ग से ही मिलकर क्या होता है, बना होता है। अब हम इस घन के कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो घन के जो कुल पृष्ठ हैं वह कितने हैं भाई, 6 हैं। देखिए गिनते हैं कैसे, एक सामने जो ब्लैक बोर्ड की तरफ इधर आपकी तरफ आ रहा है तो एक पृष्ठ, जस्ट इसके पीछे 2 पृष्ठ, एक ऊपर 3, नीचे 4, इधर 5 और इधर क्या है 6, तो 6 इसके पृष्ठ हैं। और हम यहाँ पर इस 6 पृष्ठों का जो है हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल एक साथ ज्ञात करेंगे। तो जो एक साथ क्षेत्रफल आएगा वही क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अर्थात घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो यहाँ पर हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यह किस प्रकार ज्ञात करेंगे आप, तो आपने देखा कि ये जो आकृति है वह एक वर्ग की रूप की है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, अर्थात a इंटू ए होगा, ए स्क्वायर। तो ये जो हिस्सा होगा वह कितना होगा भाई, ए स्क्वायर। इसी तरह से इसके पीछे भी होगा वह ए स्क्वायर, इसके ऊपर होगा ए स्क्वायर, नीचे होगा ए स्क्वायर, सामने होगा ए स्क्वायर, इधर सामने होगा ए स्क्वायर। तो कुल कितने हुए भाई, 6 ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ये घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है भाई, 6 ए स्क्वायर, जहाँ ए जो है वो क्या है, घन की एक भुजा की लंबाई है। अब इसके बाद घन का आयतन कितना होगा भाई, तो घन का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के बराबर होता है। तो यहाँ भुजा देखिए ए बराबर है इसके और इसके बराबर है, अर्थात ए इंटू ए कितना होगा भाई, ए का क्यूब। तो घन का आयतन बराबर हो गया क्या, ए का क्यूब। तो यहाँ बच्चों आपने देखा कि अगर कोई घन जिसकी एक भुजा की लंबाई a है तो उस घन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² आता है तथा उस घन का आयतन a³ आता है। अगर मात्रक की बात करें हम तो जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक हमेशा वर्ग मात्रक में लिखते हैं, वर्ग मात्रक, और आयतन का जो मात्रक होता है वो हमेशा घन मात्रक होता है, घन मात्रक। तो हमने यहाँ पर वर्ग मात्रक का मतलब है कि यहाँ पर जो भी मात्रक देगा, जैसे सेंटीमीटर देगा तो इसका मात्रक वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर मीटर दिया तो इसका मात्रक वर्ग मीटर लिखेंगे, अगर यहाँ पर इसके लिए लिखना हो तो वर्ग जो है घन मात्रक का मतलब क्या हुआ कि घन सेंटीमीटर लिखेंगे, और यहाँ पर अगर मीटर दिया होगा तो घन मीटर लिखेंगे, अर्थात मीटर क्यूब लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो हम इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम घनाभ के बारे में अध्ययन करेंगे, पूरा इसके भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ेंगे। इसके बाद ऐसे एक एक करके हम इसके संपूर्ण आकृतियों का फार्मूला जो यहाँ पर हमें अध्ययन करना है, हम कुल फार्मूले को स्पष्ट रूप से बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।